बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा जो मौजू होगा, इसमें हम अपने हेल्थ स्पेशल शो के अंदर बात करेंगे कि फेब्रॉइड के जो मसाइल हैं वो क्यों होते हैं, फेब्रॉइड की काजेज़ क्या होती है, रसोलियाँ जो हैं वो कैंसर की रसोलियाँ कब बनती हैं या कैंसर की रसोलियाँ होती भी हैं या नहीं होती। इसी तरह जो औरतों के दरमियान माहवारी के मसाइल पैदा होते हैं, माहवारी की बंदिश होती है या इसके अलावा उनको लोअर एब्डोमिनल पेन रहता है या पेट के निचले हिस्से में दर्द फील करती हैं। ऐसी कैफियत के साथ जब पेशेंट अपने क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होती हैं तो हम डेली बेसिस पे ऐसे मरीज़ों को देखते हैं। फिर हम उनके एब्डोमिनल स्कैन भी करवाते हैं, पेल्विक स्कैन भी करवाते हैं, सम कंडीशन के अंदर TVS वगैरह भी करने पड़ते हैं। तो इनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जा सकती है, डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, फेब्रॉइड की काजेज़ क्या है, इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, मेडिसिन देने की वजूहात क्या होती हैं, इन सारे मसाइल पर हम बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट यंगेस्ट शख्सियत को मैंने दावत दे रखी है, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर ज़हरा सफदर, जो कि कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, चूँकि बीइंग अ गायनोकोलॉजिस्ट जो होती हैं वो उनका शेड्यूल इस कदर बिजी होता है कि उनको खाना खाते हुए पता नहीं चलता कि अगला लुकमा लेना है या मुझे ड्यूटी पे निकलना है। ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ज़हरा सफदर से कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट तक बनने का जो सफ़र है वो आपने कैसे तय किया? मैं जी ग्रेजुएट हूँ लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की, और उसके बाद मैंने अपनी हाउस जॉब की लाहौर जनरल हॉस्पिटल में, और उसके बाद FCPS की ट्रेनिंग भी लाहौर जनरल हॉस्पिटल में ही हासिल की, और फिर मैं वहीं पे सीनियर रजिस्ट्रार तैनात हो गई। जी, LGH सीनियर रजिस्ट्रार मैं वहाँ 4 साल रही, और उसके बाद फिर मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज में अपॉइंटमेंट हुई मेरी। उस वक्त फिर मैंने MRCOG किया, जो कि मेंबरशिप डिग्री है UK की, मेंबरशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनोकोलॉजिस्ट। उसके बाद फिर मैंने FACOG किया, जो फेलोशिप है अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट की, और इस वक्त मैं एविसिना मेडिकल कॉलेज में एज एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रही हूँ, जो कि बेदिया रोड पे। जी बिल्कुल, बेदिया रोड पे। इसके अलावा डॉक्टर साहब आपकी जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस भी है और डिफरेंट हॉस्पिटल के साथ भी आपकी अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती हैं, जाना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट क्या समझती हैं कि आजकल जो फेब्रॉइड का लोगों के अंदर रसोलियों के मसाइल, माहवारी का कम आना, ज़्यादा आना या ज़्यादा एज के अंदर माहवारी का आते रहना, ये मसाइल पैदा क्यों होते हैं? आमतौर पे ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के मसले हैं और ये बड़े कॉमन है। फाइब्रॉइड यूट्रस तो बहुत ही कॉमन है, मतलब अगर हम दिन में 10 खवातीन देख रहे हैं उनमें से 2 से 3 में तो ज़रूर फाइब्रॉइड यूट्रस आता है। ये इतना कॉमन मसला है। और फिर पीरियड्स का ज़्यादा आ जाना, पीरियड्स में पेन हो जाना, पीरियड्स इरेगुलर हो जाना, ये हमारी OPD के कॉमन मसाइल हैं और ज़्यादातर खवातीन इन्हीं मसलों के साथ आती हैं। ये यूजली पहले भी प्रेजेंट करते थे, हमेशा से ही हैं, लेकिन आप क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, अल्ट्रासाउंड हर जगह अवेलेबल है, तो लोग ये जल्दी डायग्नोज हो जाते हैं और जल्दी ही इसके इलाज के लिए हॉस्पिटल्स की तरफ आ जाते हैं। वैसे तो यही प्रॉब्लम्स बहुत सालों से लोगों को चल रहे होते हैं, कुछ लोग जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं। उस वक्त कोई डायग्नोज प्रॉपर नहीं होता था, अवेयरनेस ना होने की वजह से। हाँ, और शर्म और हया की वजह से कि मैं क्या डॉक्टर को जाके बताऊँ, किसको जाके बताऊँ, फैसिलिटीज़ भी इतनी अवेलेबल नहीं होती थी। आजकल करीब हर जगह पे ही कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट अवेलेबल है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फेब्रॉइड के मसाइल होते हैं, इसकी कोई एज लिमिट भी होती है? आमतौर पे ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जैसे 20 साल से 50 साल के दरमियान में ज़्यादा डोमिनेंट है, और उसके बाद क्योंकि पीरियड्स बंद हो जाते हैं ज़्यादातर खवातीन में, तो ये श्रिंक होने लग जाते हैं और फिर इनके सिम्टम्स भी ख़त्म हो जाते हैं। बेसिकली ये हार्मोनल चेंजिंग होती है। हाँ, ये हार्मोन्स जब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, जब पीरियड्स आ रहे हैं, जब एक्टिव है रिप्रोडक्शन, उस वक्त ये ज़्यादा होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, मेन वजूहात क्या है कि फाइब्रॉइड होने की? या हर एक को होंगे? ये हर एक को नहीं होंगे, एक जेनेटिक है, कुछ फैमिलीज़ में रन करते हैं, कुछ की मदर्स में होते हैं, सिस्टर्स में होते हैं, तो उन फैमिलीज़ में ज़्यादा कॉमन है और कुछ में नहीं है। वैसे ब्राउन पॉपुलेशन जैसे हम पाकिस्तानी इंडियन हैं, इनमें ज़्यादा, हाँ, इनमें भी कॉमन है, गोरों में इतने कॉमन नहीं है। ठीक है।
अच्छा डॉक्टर साहब, इसका डाइट के साथ भी कोई लिंक होता है? नहीं, ये डाइट के साथ, ये जेनेटिक है, ये जेनेटिक है और डाइट के साथ कोई इसका ताल्लुक नहीं। हाँ, जब ये है और पेशेंट को ब्लीडिंग होती है तो फिर डाइट अच्छी रहे तो हीमोग्लोबिन, अनीमिया, जो खून की कमी जो है वो इतनी जल्दी नहीं वाज़ेह होती। ये बस है इसमें, बाकी डाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, सम कंडीशन में हम देखते हैं कि पेशेंट जो ना बज़ाहिर तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब आप उसकी CBC प्रोफाइल करवाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आती हैं। फिर पेशेंट को जब हम थोड़ा सा टटोलते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, तो फिर पता चलता है कि उसके पीछे ये मसाइल भी। हाँ जी। लोअर एब्डोमिनल पेन का कंटिन्यू रहना, क्या ये साइन हो सकता है फाइब्रॉइड का? हाँ जी, बिल्कुल। लोअर एब्डोमिनल पेन का तब ज़्यादा होती है जब फाइब्रॉइड के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं। कई दफ़ा डीजनरेशन हो रही होती है, कई दफ़ा उसमें खून जमा हो रहा होता है, तो फिर वो कंडीशंस जो हैं वो पेनफुल हो जाती हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि उसकी लोकेशन ऐसी है कि मसाने के ऊपर दबाव पड़ रहा है या आंतों के ऊपर दबाव पड़ रहा है, उसकी वजह से पेन और प्रेशर सिम्टम्स आते हैं और पेशेंट उसके साथ हॉस्पिटल आता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें यह भी होता है कि पेशेंट को एक मखसूस हिस्से पे पेन होगा या पूरे पेट में भी पेन हो सकता है? ये डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड कहाँ है और क्या साइज है उसका। अगर बहुत बड़ा फाइब्रॉइड, बिल्कुल बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है तो वो पूरे पेट को भी ऑक्यूपाई कर लेता है। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है। अगर कोई छोटा फाइब्रॉइड है लेकिन कोई मेन ब्लड सप्लाई के साथ या मसाने के साथ करीब है तो फिर वो छोटे होने से भी वो सिम्टम्स बहुत सवेयर दे सकता है। तो लोकेशन और साइज दोनों ही मैटर करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा ये गया कि हम देखते हैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट डिफरेंट पेशेंट को कुछ टाइम के लिए मेडिसिन पे लगाती है, तो मेडिसिन दे के फाइब्रॉइड के साइज को छोटा किया जाता है या कॉम्प्लिकेशन से बचाया जाता है? कई दफ़ा पेशेंट जो है वो पहले डायग्नोसिस ही पहली दफ़ा हो रहा होता है तो हम पहले दिन ही उन्हें सर्जिकल ऑप्शंस नहीं दे देते, और ख़वातीन अमूमन सर्जरी से बहुत खौफज़दा हो जाती हैं। वो समझती हैं कि शायद बहुत बड़ी और बच्चादानी भी निकल जाएगी। हाँ बिल्कुल, वो इन चीज़ों से डर जाती हैं। तो हम यूजुअली जो है उनको उस वक्त जो एक्टिव मसला होता है उसके लिए पेन किलर्स दे देते हैं। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे देते हैं। मेडिसिन भी हैं जो इसको श्रिंक कर सकती हैं, लेकिन वो मेडिसिन बहुत महंगी भी हैं और फिर वो थोड़े अरसे के लिए असर देती हैं और फिर वापस फाइब्रॉइड उतना ही हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं है ये। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, शुगर के मरीज या कोरोना कोई भी डिजीज़ है जिनको ओबीज है, प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है, क्या उनमें ये रेशो ज़्यादा देखी गई है या कॉमन एक जैसी है? नहीं, ज़्यादा नहीं देखी गई। असल में दोनों चीज़ें एक ही एज ग्रुप की हैं। डायबिटिक्स भी अक्सर 30s और 40s में डेवलप होते हैं, उसी एज में फाइब्रॉइड्स भी होते हैं, तो लगता है शायद इनमें ज़्यादा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, आप ये समझती हैं कि अगर कोई पेशेंट ओबीज है, ओवरवेट है, अगर वो अपने वेट को मेंटेन करता है और लाइफस्टाइल को थोड़ा बेहतर करता है तो इसके चांसेस कम हो सकते हैं? नहीं, लाइफस्टाइल के ऊपर भी ये डिपेंड नहीं करता, ये जेनेटिक है। ये अगर हमें होना है तो होना है, लेकिन हाँ इसकी सेवेरिटी, अगर खून की कमी इसके साथ जितनी होनी है वो हमारी डाइट और लाइफस्टाइल के हिसाब से थोड़ी सी मॉडिफाई हो सकती है, बट उसका साइज नहीं चेंज हो सकता। ठीक है। और फाइब्रॉइड होने के साथ साथ आपकी एचबी का लेवल भी कम हो सकता है? बहुत कॉमन है, ज्यादातर मरीज एचबी कम के साथ ही प्रेजेंट करते हैं। जब उनका आप एचबी देखेंगे वो कम? हाँ जी बिल्कुल, जब वो थक जाते हैं ना तभी पहले आते हैं, और फिर जब एचबी कराते हैं 6 एचबी 7 एचबी इस तरह प्रेजेंट करते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर फाइब्रॉइड है और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं दे रहा, कोई पेन नहीं कर रहा, ब्लीडिंग का इश्यूज नहीं है, तो फिर उसको रिमूव कराना जरूरी? नहीं, अगर वो आपको तंग नहीं कर रहा तो वो, क्योंकि वो आगे जाके कैंसर नहीं बन सकता, उसमें कुछ ऐसे खतरनाक चेंजेस नहीं होते आमतौर पे, तो वो पड़ा रह सकता है जब तक आपको तंग ना करे। ठीक है। अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है तो फिर उसका रिमूवल जरूरी है? हाँ, अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है तो फिर उसका इलाज तो करना है। अब वो एज पे डिपेंड करता है, उस साइज पे डिपेंड करता है और लोकेशन पे करता है। क्या अगर वो एज कम है तो सिर्फ फाइब्रॉइड ही निकाला जाए, अगर एज उनकी पीरियड्स के ख़त्म होने की एज करीब आ रही है तो फिर कई दफ़ा गायनोकोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि यूट्रस ही निकाल दिया जाए। तो डॉक्टर साहब, पहले दौर के अंदर हम ये देखते थे कि बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन होते थे, क्या आज की जिद्दत के अंदर इस ऑपरेशन को भी मिनिमाइज किया गया? बिल्कुल, ये तो बहुत बहुत कॉमनली प्रैक्टिस्ड है कि हम लेप्रोस्कोपी के थ्रू जो है, जिसको की होल सर्जरी बोलते हैं, कैमरे के ज़रिए फाइब्रॉइड्स की सर्जरीज बहुत कॉमनली हो रही हैं, और अब न्यू एडवांसमेंट जो है रोबोटिक सर्जरी, उसमें भी ये हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका एक आम लेमैन, एक आम आदमी जो हमें कभी भी सुनेगा या सुन रहा है, जिसको प्रॉपर कोई इतनी ज़्यादा वो पढ़ा लिखा नहीं है या उसको समझ नहीं है, तो वो फीमेल कैसे समझे कि मुझे फाइब्रॉइड के इशू है? कई दफ़ा उन्हें महसूस होता है कि पेट में गोला है। ठीक है।
गोला महसूस कर लेते हैं। गैस का गोला भी समझते नहीं कि वो हार्ड होता है, वो काफ़ी सख्त होता है। उन्हें भी महसूस होता है कि पहले पेट में ऐसा कुछ नहीं था, ये अब कुछ बनना शुरू हो गया और ये बड़ा हो रहा है। कभी कभी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से ये प्रेजेंट कर लेते हैं कि जी खून, पहले तो माहवारी बिल्कुल ठीक आती थी, अब पीरियड्स ख़राब हो गए हैं, तो वो आके दिखा लेते हैं और फिर एग्जामिनेशन पे पता चल जाता है कि फाइब्रॉइड्स हैं और फिर अल्ट्रासाउंड पे कंफर्म भी हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, अल्ट्रासाउंड की कुछ टाइप्स होती हैं मखसूस जिसमें ये चीज़ देखी जाती है? हाँ जी, सबसे कॉमनली हमारे पास जो अवेलेबल अल्ट्रासाउंड होता है वो पेल्विक अल्ट्रासाउंड होता है। इसके अलावा ज़्यादा डिटेल में जब देखना हो या ज़्यादा साइज, लोकेशन वगैरह को देखना हो तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसको आम ज़बान में TVS बोला जाता है, वो कर लिया जाता है। अगर फाइब्रॉइड्स बड़े हैं और चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं तो MRI भी हो जाता है, उससे भी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और CT वगैरह भी करवाना पड़ता है? MRI इसके लिए ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू पट्ठों का, मसल्स का है, तो मसल्स ज़्यादा जो है वो MRI पे ज़्यादा क्लियरली नज़र आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम जो पब्लिक में एक कॉन्सेप्शन पाया जाता है या कोई मिथ है उनके अंदर कि ये चूँकि कैंसर की रसोलियाँ होती हैं, इसको छेड़ना नहीं, इसके ऊपर दम दुम करवा के गुजारा चलाना, तो क्या ये मिथ की कोई रियलिटी है? हाँ, बड़ी कॉमन है कि कैंसर की रसोलियाँ बन जाती हैं या इनको छेड़ेंगे तो ये दोबारा बनेंगी, ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है। और बाकी भी पाकिस्तान में तो हर चीज़ के से रिलेटेड मिथ्स हैं कि जैसे पित्ते में पथरियाँ हैं तो वो भी दम से इलाज हो रहे हैं, गुर्दे में पथरियाँ हैं तो वो भी, तो ये भी वैसे ही डील कर रहे हैं बहुत से लोग। और ऑपरेशन से क्योंकि लोग बहुत खतराते हैं और डरते हैं, तो उसके अलावा जो भी रास्ता मिलता है उसको बेहतर समझते हैं। तो आप बीइंग कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट क्या समझती हैं, ये जो इस तरह का दम दुम वाला जो चक्कर होता है, ये बेसिकली साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है? पेशेंट सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है, अल्टीमेटली आना उसको रियलिटी पे ही होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फेब्रॉइड के जो मसाइल हम चूँकि ज़्यादातर बात आज रसोलियों पे कर रहे हैं, ताकि हमारी ऑडियंस को ये पता चले कि रसोलियों के मुतल्लिक़ किसी भी तरह का कोई सवाल जो है वो उनके माइंड में जो हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी अक्कासी करूँ। इसके लिए ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हम अगर कोई टेस्ट करवाते हैं CBC के अलावा, तो वो कौन से टेस्ट ज़रूरी होते हैं? फाइब्रॉइड्स जो अमूमन कोई खून के टेस्ट खास नहीं है जिसमें हाँ बिल्कुल, हीमोग्लोबिन जो CBC का टेस्ट है आमतौर पे वो, और अगर सर्जरी होनी है तो जो बेसिक सर्जरी से पहले के टेस्ट हैं, जैसे काले जरकान का चेकअप हो गया, गुर्दों के, जिगर के टेस्ट, हाँ सिंपल स्क्रीनिंग जो सर्जरी करने से पहले करते हैं, बस वही है, कोई खास फाइब्रॉइड्स के लिए ब्लड का टेस्ट नहीं है। ठीक हो गया। अब डॉक्टर साहब, हम आते हैं फाइब्रॉइड की सर्जरी की तरफ। अगर किसी को ये डायग्नोज हो गया कि फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत बड़ा है, अब इसकी सर्जरी होना ज़रूरी है, तो क्या उस सर्जरी से उसकी यूट्रस को भी बचाया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल। या समटाइम वो निकालनी पड़ेगी? कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा फाइब्रॉइड्स हैं, हर जगह पे हैं, तो फिर शायद कई दफ़ा हम कहते हैं कि एक ही दफ़ा यूट्रस भी निकाल ली जाए। लेकिन आमतौर पे अगर पेशेंट यंग है तो हमारी अप्रोच हाँ बिल्कुल कंजर्वेटिव अप्रोच ही होती है और सिर्फ फाइब्रॉइड ही निकाला जाता है। लेकिन ये साथ साथ एक्सप्लेन ज़रूर किया जाता है कि अगले 5 सालों में 50% चांस है कि ये दोबारा हो जाएंगे। तो कुछ दफ़ा जब फैमिली कंप्लीट होती है, एज 40s में होती है, तो फीमेल्स खुद ही डिसाइड कर लेती हैं कि अगले 5 साल में अगर ऑपरेशन का चांस दोबारा से ये बनने का चांस इतना ज़्यादा है तो हम अभी ही बच्चेदानी ही निकाल दें। तो फिर हम सिर्फ यूट्रस निकालते हैं, फिर भी ओवरीज जो आम जबान में अंडेदानी कहा जाती है उनको नहीं निकाला जाता क्योंकि वहीं से हार्मोन्स निकल रहे होते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आपकी प्रैक्टिस के अंदर कुछ ऐसे पेशेंट भी रिपोर्ट हुए होंगे कि जो प्रेग्नेंट भी हो और साथ फाइब्रॉइड भी हो? बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है क्योंकि इसी एज ग्रुप में 20% औरतों को तो फाइब्रॉइड्स हैं। तो ऐसे ही जब प्रेग्नेंट खवातीन आती हैं तो उनमें भी फाइब्रॉइड्स होते हैं। ये कॉमन एक चीज़ है जो प्रेजेंट करती है। उसमें फिर आप निकाल देते हैं फाइब्रॉइड को या सिर्फ डिलीवर करवाते हैं? हाँ, उस वक्त हमारा मकसद ये होता है कि हम डिलीवर करा लें क्योंकि फाइब्रॉइड्स की ब्लड सप्लाई बहुत बड़ी होती है। उस वक्त इतनी ज़्यादा इंक्रीज हुई होती है क्योंकि वहाँ पे एक बेबी भी होता है। तो जो आम हालात में जिसको अगर 10% ब्लड सप्लाई मिल रही है तो उस वक्त 100% मिल रही होती है। तो उस वक्त एक एक्स्ट्रा सर्जरी करना बहुत अच्छा आइडिया नहीं होता। हाँ, अगर ऑपरेशन कर रहे हैं और उसके रास्ते में फाइब्रॉइड आ गया है तो फिर फाइब्रॉइड निकाल भी देते हैं। लेकिन इतनी अच्छी ऐसी अप्रोच नहीं होती कि ज़रूर निकालना है, हर सिजेरियन में निकालना है, ये अप्रोच नहीं होती। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने जैसे लेप्रोस्कोपी सर्जरी का जिक्र किया, तो इस सर्जरी में तो बहुत ज़्यादा कट नहीं लगते, ये तो कैमरों की मदद से की जाती है, तो ये कितनी कामयाब सर्जरी है?
ये बिल्कुल उतनी ही कामयाब है जितनी ओपन सर्जरी है। अब इतनी एक्सपर्टीज़ सर्जन्स ने डेवलप कर ली हैं, गायनोकोलॉजिस्ट ने भी डेवलप कर ली हैं कि ये बहुत अच्छी तरह इफेक्टिवली छोटे इंसिजन से भी निकल रहे हैं। असल में ये क्रश कर दिए जाते हैं, इनके छोटे टुकड़े करके इनको निकाला जाता है, पूरे का पूरा फाइब्रोइड नहीं निकाल सकते। यानी जिस तरह लेजर और शुआएं और इस तरह कटिंग मॉर्सिलेटर भी होता है एक इंस्ट्रूमेंट, उसमें उससे पीसेस हो जाते हैं, उसके छोटे पीस करके निकाले जाते हैं ताकि कट्स को बड़ा ना करना पड़े। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, इसकी सर्जरी के लिए पेशेंट को प्रिपेयर जब किया जाता है तो उसको क्या गाइडलाइन दी जाती है, कितना टाइम लगेगा, कितने दिन एडमिट होना पड़ेगा? आमतौर पे हम लोग ये गाइडलाइन देते हैं कि जी आप जिस दिन सर्जरी होती है उसी दिन दाखिल किया जाता है। पेशेंट घर से प्रिपेयर होके आता है, अपनी इन्वेस्टिगेशंस करा के आता है। जब आउटडोर में चेक होता है तो हम बेहोशी वाले डॉक्टर को भी उसी वक्त दिखा लेते हैं। अगर कोई खास चीज़ किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो पहले से तैयारी कर लेते हैं। और सर्जरी करने के बाद आमतौर पर 2 दिन पेशेंट को हॉस्पिटल रखा जाता है और तीसरे दिन घर भेज दिया जाता है, अगर सब कुछ ठीक रहे तो। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये पूछते हैं कि हमें एनपीओ जो दिया जाता है, मसलन कुछ 5, 6, 7 घंटे खाने से रोक दिया जाता है, उसकी वजह क्या होती है? 4 से 6 घंटे का एनपीओ इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आंतें जो है उसमें खाना होता है और हम जब सर्जरी कर रहे होते हैं तो आंतें हमारे रास्ते में आ रही होती हैं। वो अगर हाली होंगी तो उन्हें पीछे हटाना बहुत आसान होगा और सर्जरी जो है बिल्कुल सर्जरी आसान हो जाएगी और उसका सर्जरी का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी पेशेंट जिनको फाइब्रॉइड भी है और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन भी है, तो क्या उनकी आंतड़ियां भी पहले खाली करना जरूरी होती है? क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कई दफ़ा फाइब्रॉइड की वजह से ही होती है। फाइब्रॉइड अगर ऐसी लोकेशन पे है, यूट्रस की पिछली वॉल पे है, तो वो कई दफ़ा प्रेशर भी डालती है और उसकी वजह से भी सालों से पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन होती है। तो हम ज़रूर आंतें खाली करके ही सर्जरी करते हैं, फिर उसमें अनीमा या सपोजिटरीज इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल, हाँ एक दफ़ा तो हम कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ हमने देखा है कि फाइब्रॉइड के दौरान हमें 2, 4, 5 बोतलें ब्लड का अरेंज भी करवाना पड़ता है। तो सम कंडीशन में पेशेंट की ये कंप्लेन होती है कि ब्लड तो हमने बड़ी मुश्किल से अरेंज किया लेकिन डॉक्टर ने मुझे लगाया नहीं। तो उसकी क्या वजह होती है? ज़रूरत नहीं पड़ती? अगर मल्टीपल काफ़ी ज़्यादा फाइब्रॉइड्स हैं या बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर हमसे ब्लीडिंग उस वक्त जल्दी सिक्योर ना हुई तो पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस वक्त फिर अरेंज कर उस वक्त हम बैकअप में अरेंज कराते हैं। लेकिन अगर नहीं ऐसा होता तो ये अच्छी बात है कि सर्जरी में, ऑपरेशन में खून लगाने की ज़रूरत ही ना पड़ी। ये तो अच्छा चीज़ है ना, लेकिन जिन्होंने अरेंज किया होता है वो कहते हैं आप लगाएं। वो कहते हैं जी पहले हम बड़ी मुश्किल से अरेंज करें, वो समझते हैं कि शायद ये ब्लड लगने से ही ताकत ज्यादा। हाँ जी बिल्कुल, उनको यही लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो HB का लेवल बढ़ाने के लिए हम आयरन के इंजेक्शन लगाते हैं, सम पेशेंट तो ऐसे क्लिनिकल ट्रायल में भी रिपोर्ट होते हैं उनको आयरन से रिएक्शन होता है, उनका फिर हल क्या है? हम देखते हैं कि आयरन खाने वाला आयरन भी है, लगाने वाला आयरन भी है, और आयरन जो इंजेक्शंस हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, डिफरेंट प्रेपरेशन है। अगर एक प्रेपरेशन से रिएक्शन हुआ है तो ये लाजमी नहीं कि दूसरी प्रेपरेशन से भी हो, क्योंकि हमारा जहन ये है कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को मिनिमल रखें, खून लगाने की नौबत आए ही ना, क्योंकि खून लगाने के अपने रिएक्शंस बहुत सवेयर हो सकते हैं और उससे कई दफ़ा खून लगने की वजह से हेपेटाइटिस B, C या इस तरह की और दवाइयाँ भी, बीमारियां भी एक से दूसरे को जा सकती हैं। तो ट्रांसफ्यूजन हम मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं। अगर आयरन से, इंजेक्शन से एलर्जी है तो खाने की दवाई दे सकते हैं, वो थोड़ा स्लो एक्ट करती है लेकिन इफेक्टिव तो वो भी है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी होता है ना कि अगर हमने कोई 8.1 या 6.5 से नीचे भी अगर कोई आ गई है HB, तो उसको इंक्रीज करते हुए भी हमें आयरन कोई 8-10 किस्म की लगानी पड़ेगी, तो फिर जाके बार लगानी पड़ेगी। अब पेशेंट चूंकि इस जल्दी में होता है कि मुझे बस आज लगा दें, 2 दिन बाद मैं दोबारा टेस्ट करा लूँ, कितने पॉइंट बढ़ेगा, तो लोगों की इस कंफ्यूजन को आप बीइंग कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट किस तरह दूर करेंगी कि एक बोतल आयरन जो है वो आपका कितना खून बढ़ाती है? अच्छा, अगर हम जो आम तौर पे कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड आयरन हैं, जो 2 टीके 100 ml नॉर्मल सलाइन में लगते हैं, वो 1 ग्राम बढ़ा सकते हैं और वो भी 1 माह के अंदर। यानी अगर 8 है तो वो 9 कर दें। हाँ, और वो भी अगर हम कम से कम जितनी भी जल्दी करें तो 3 हफ्ते के बाद जब CBC कराएंगे तो हमें फ़र्क नजर आएगा। हाँ बिल्कुल, इतनी जल्दी वो चेंज नहीं ला सकता। ठीक हो गया जी। नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर ज़हरा सफदर मेरे साथ मौजूद हैं और बड़ी खूबसूरत और मुदल्लिल गुफ्तगू हमने कंटिन्यू की हुई थी, लेकिन जब हम स्टूडियो में होते हैं तो वहाँ पे टाइम लिमिटेशंस होती है। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जारी थी और मैं कोशिश कर रहा था कि आप लोगों के जहनों के अंदर उठने वाले हर सवाल का जवाब हम डॉक्टर साहबा से बेस्ड ऑन साइंस लें। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पर वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे थे प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने फाइब्रॉइड की काजेज़ के ऊपर बात की। फाइब्रॉइड से मुतल्लिका, रसोलियों से मुतल्लिका जितनी भी आप लोगों की कन्फ्यूजन थी, कोई मिथ थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी,
तो हमने कोशिश की है कि बहुत आसान अल्फाज के अंदर ये गुफ्तगू करके अपने एक्सपर्ट की ज़ुबानी आपके सवाल का जवाब आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब हम इसमें बात ये करेंगे कि फाइब्रॉइड, चूँकि रसोलियों की बात हो रही है, आपके जो ब्लीडिंग के मसाइल हैं, माहवारी के मसाइल हैं, वो एज फैक्टर के साथ साथ जो बढ़ते हैं, इन सारे मौज़ूआत पर हम बात कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में। अब डॉक्टर साहबा से मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि डॉक्टर साहबा, फाइब्रॉइड के जैसे हम आयरन की भी बात कर रहे थे, तो फाइब्रॉइड के साथ आयरन की कमी होने की बेसिक काज क्या होती है? क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, हर महीने पीरियड्स हैवी आ रहे हैं, तो जब लॉस हो रहा है तो और उतना रिप्लेस नहीं हो रहा तो आयरन डेफिशिएंसी डेवलप हो जाती है और HB भी फॉल करने लगती है। ठीक है। अच्छा, इसमें आप ये समझती हैं कि अगर जैसे हमने बात की कि अगर हम एक बोतल लगाते हैं उनको आयरन की, तो उससे 1 ग्राम बढ़ जाता है, वो भी अगर 3 से 4 हफ्ते बाद करें, तो आयरन लगाने का जो दौरानिया होना चाहिए वो 2-3 दिन के बाद लगना चाहिए, हफ्ते बाद लगना चाहिए, या कब कब लगना चाहिए? आमतौर पे हमारी एक रूटीन प्रैक्टिस होती है कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगाएं, ताकि हमें उसका रिएक्शन, जो पहला इंजेक्शन लगा है उसके रिएक्शन से हम क्लियरली बाहर आ जाए। अगर कोई है तो पता चल जाए, अगर नहीं हो रहा तो फिर हम कंफर्टेबली अगली डोज लगा लें। ठीक है। तो उसमें हम 1 दिन छोड़ के 1 दिन 3-4 बोतल रिपीट कर सकते हैं, तो फिर 3 हफ्ते बाद हम उसका CBC या HB दोबारा करवाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, सम कंडीशन में हमने ये देखा है अपने क्लिनिकल ट्रायल में कि पेशेंट को जब हम लिखते हैं कि सीरम आयरन का टेस्ट करवा के लाएं और साथ में जो है वो आप CBC या HB करवा के लाएं, HB का लेवल नॉर्मल होता है लेकिन आयरन का लेवल लो होता है, उसकी क्या वजूहत है? बेसिकली जो कॉमनली हमारे पास टेस्ट होता है, जो हम आयरन के रिजर्व्स देखने के लिए यूज़ करते हैं, वो सीरम फेरिटिन है। फेरिटिन जो है हमारी बॉडी में, बोन मैरो में जो रिजर्व्स हैं वो शो कर रहा है। अगर रिजर्व्स नहीं है तो अभी तो HB पूरी है लेकिन कुछ अरसे के बाद वो भी फॉल करने लग जाएगी। HB जो है वो सबसे एंड पे फॉल करती है और रिजर्व्स पहले ख़त्म होते हैं। तो अगर वो पता चल गया है, ये पिक हो गया है, तो हमें उसी वक्त उन्हें करेक्ट करना शुरू कर देना चाहिए। उस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि HB भी फॉल कर जाए, ताकि फिर पेशेंट को सिम्टम्स आने लग जाते हैं, उनके डेली रूटीन पे इफेक्ट आने लग जाता है। तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया कि हम फेरिटिन को ही ट्रीट कर लें कि अगर वो कम है तो हम आयरन लगाएं या खिला दें एटलीस्ट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट ऐसी भी रिपोर्ट होती है कि मैंने आयरन खाया था और उसके बाद मेरे पाँव की तलियों के नीचे सोजश शुरू हो गई, जलन शुरू हो गई, या मुझे वहाँ पे हर वक्त बर्निंग होती है। जब तक मैंने आयरन की कोई टैबलेट या ये नहीं खाई थी तो मुझे ऐसा नहीं होता। तो क्या ऐसा रिएक्शन आपकी प्रैक्टिस में शो होता है? हाँ, आयरन जो है वो आयरन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, खाने की गोलियों के, मैदे के इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ लोगों को मैदे में जलन होने लग जाती है, कुछ को मैदे में दर्द होती है, कुछ को डायरिया हो जाता है, कुछ को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कुछ लोग वैसे ही चीज़ों को एसोसिएट भी कर लेते हैं कि जब गोली खाई थी तो फिर मेरा सर चकरा गया, या कई दफ़ा बिल्कुल वो रिलेटेड नहीं है लेकिन वो उसके साथ एसोसिएट कर लेते हैं। हर टैबलेट का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर हम पैनाडोल भी खाते हैं तो मुझे नहीं पता कि किस पेशेंट में वो सूट करेगी और किस पेशेंट को रिएक्ट भी करेगी। तो अगर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमें हमेशा उसे होल्ड कर देना चाहिए उस दवाई को, चाहे वो आयरन है या कुछ भी। रोटी ज्यादा खाने का भी तो रिएक्शन होता है, हर चीज का रिएक्शन है ना, हर चीज जो बाहर से जाएगी वो रिएक्ट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी पेशेंट जो फाइब्रॉइड के साथ रिपोर्ट होती हैं, उनकी जो डाइट है जिसमें उनकी आयरन भी पूरा हो, तो लोगों को जब हम कहते हैं कि आप बॉयल एग का इस्तेमाल करें, खजूर का इस्तेमाल, दूध का, तो वो कोई कहता है खजूरें गर्म है, कोई कहता है अंडा गर्म है। बिल्कुल। तो बीइंग अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आप क्या एडवाइस करती हैं ऐसी पेशेंट को कि उनको क्या खुराक रखनी चाहिए? मैं उन्हें बैलेंस डाइट का ही कहती हूँ और मैं वाकई बार बार रीइंफोर्स करती हूँ कि यही खुराक है जिसमें आयरन ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। और मैं आम जुबान में हमेशा कहती हूँ कि ऐसी सब्जियाँ या फल जो काट के थोड़ी देर रखें और वो काले होने शुरू हो जाएं तो इसमें आयरन है। तो आपको अगर अंडे से या खजूरों से बहुत प्रॉब्लम है तो ऐसी सब्जियां और फल शुरू कर लें, और गोश्त खाएं। और गोश्त से भी फिर यही मसला होता है कि गोश्त गर्म होता है, तो थोड़ी बहुत डाइट में प्रोटीन तो लेना ज़रूरी है। हम फिर ये कहते हैं कि थोड़ी मिकदार में ले लें, लेकिन लें तो सही। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइब्रॉइड का ऑपरेशन हो गया किसी भी मरीज़ का, अब वो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी के हर तरह के काम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। या कितना टाइम उसको चाहिए रिकवर होने? जैसे किसी और मेजर सर्जरी से रिकवर होने में हमें ऑलमोस्ट 6 वीक्स लग जाते हैं। वैसे तो हम स्टिच रिमूव कर देते हैं 7th डे पे, और 7th डे पे कहते हैं कि उठें, चलें फिरें, अपने रूटीन के काम में आएँ। लेकिन आमतौर पे हम एडवाइस करते हैं कि 6 हफ्ते के लिए भारी काम ना करें। ये ना हो कि दर्द होने लग जाए या शदीद दर्द अगर हो तो फिर इमरजेंसी में आना पड़े। तो 5-6 हफ्ते के बाद वो रूटीन पे आ जाते हैं पेशेंट। ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइब्रॉइड जब आप, जैसे कि आपने कहा कि हमने फाइब्रॉइड निकाल दिया, रसोलियाँ निकाल दी,
अब इसके निकालने के बाद दोबारा चांसेस भी होते हैं, जैसे आप कहती 5 साल बाद 3 साल बाद बन सकती है। बन सकती है। तो इसके जो बनने के चांसेस हैं उसको कम से कम कैसे रखा जा सकता है? कम से कम ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, ये जेनेटिक्स है। ठीक है। अगर वो बनने हैं तो वो बन ही जाने हैं। अगर हमने उन्हें बनने से रोकना है तो फिर हमें ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ेंगी जो यूट्रस की ग्रोथ को रोकती हैं, और वो बहुत महंगी दवाइयाँ हैं। कुछ अरसे के लिए तो कोई एक इंजेक्शन या गोलियाँ ले सकता है, लेकिन हमेशा के लिए तो इन गोलियों पे नहीं डाला जा सकता, उनके अपने भी काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, इसकी अवेयरनेस के लिए, फाइब्रॉइड की अवेयरनेस के लिए, क्या ये जो कज़न मैरिजेस वगैरह होती हैं इससे ये ज़्यादा फॉल्ट पड़ता है? नहीं, ये इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है कि कज़न मैरिज ना भी हो तो फिर भी ये चलता है। जो जिसमें होना है उसमें वैसे हो जाना है, क्योंकि ये मदर की साइड से, मैटरनल साइड से आ रहा है। अगर आपकी वालदा में फाइब्रॉइड्स हैं तो आप में चांस ज़्यादा है, बड़ी बहन में है तो आप में ज़्यादा चांस है। इस तरह ये रन करता है। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, इसकी अवेयरनेस के लिए आप लोग अपने प्लेटफॉर्म से भी कोई किसी तरह के ऐसे सेशन करते हैं जहाँ पे पेशेंट को गाइड किया जाए? हाँ बिल्कुल, हम लोग है क्या? बिल्कुल ऐसे करते रहते हैं। और भी जैसे आपका यहाँ पे हम चैनल पे आके इतनी बात कर रहे हैं, और भी इसके अलावा प्लेटफॉर्म्स पे जाके भी बात करते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है। हर किसी के हाथ में फ़ोन है और उसके अंदर आप यूट्यूब भी है और मल्टीपल सोशल, जो भी सवाल पूछना चाहे। और बहुत से डॉक्टर्स ने इसके बारे में वीडियोज़ भी अपलोड ऑलरेडी कर रखी हैं, और पेशेंट आजकल बड़ा, अगर वो सुन के आया है या देख के आया है तो फिर वो सवाल सारे जो आप पूछ रहे हैं ये वो भी पूछते हैं कि मैंने ऐसे सुना है या मैंने ऐसे देखा है। तो अवेयरनेस तो डेवलप हो रही है, लेकिन वही बात है, जिनके पास ये सोशल मीडिया है या टीवी है या अखबार है तो उन्हीं में हो रही है। जिनके पास ये एक्सेस नहीं है फिर वो वैसे ही चल रहे हैं। हाँ, वो भी अगर हम देखें तो 25 करोड़ में से 6 करोड़ के पास ये सहूलत मुयस्सर है। बिल्कुल। बाकियों के अगर पास है भी तो वो प्रॉपर इस तरह की लैंग्वेज को समझते नहीं कि फाइब्रॉइड क्या है, फलां क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, सिस्ट और फाइब्रॉइड में कोई फ़र्क है? सिस्ट बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। सिस्ट पानी की थैली है या खून की थैली है। ठीक है। सिस्ट आमतौर पे ओवरीज जो अंडेदानियाँ हैं उनसे अराइज करती है। ठीक है। और फाइब्रॉइड जो है वो यूट्रस से अराइज करते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि जगह बहुत करीब करीब है तो अक्सर पेशेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं। एक दफ़ा कहेंगे थैलियाँ हैं, दूसरी दफ़ा कहेंगे रसौलियाँ हैं, फिर हमें खुद उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि दोनों में से है क्या। ठीक है। अक्सर चूँकि स्कैन जब हम देखते हैं, हमारी नज़र से गुजरते हैं, तो लिखा होता है उसके ऊपर कि फाइब्रॉइड सिस्ट, कि फाइब्रॉइड भी है और सिस्ट भी है। कई दफ़ा दोनों को एग्जिस्ट भी करते हैं, फाइब्रॉइड्स भी होते हैं और सिस्ट भी होते हैं। और अगर स्टैंडर्ड किसी अल्ट्रासाउंड के स्पेशलिस्ट ने किया है तो फिर ऐसी चीज़ें नहीं होती। वो डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा देते हैं कि क्या साइज़ क्या है, कहाँ से आ रहा है, उसके अंदर क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं अच्छे अल्ट्रासाउंड्स जो होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर सिस्ट होती है तो सिस्ट को मेडिसिन से भी ट्रीट किया जा सकता है? सिस्ट किस टाइम की नहीं, सिस्ट किस वक्त बन रही है और उसका क्या साइज़ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सिस्ट 4 सेंटीमीटर से छोटी है तो हम अमूमन दवाई से ही इलाज करते हैं। और बहुत सी सिस्टें इस तरह की बनती और फटती रहती हैं। इनको आमतौर पानी की थैली नुमा, आंवला नुमा बना, आपने मेडिसिन दी, वो फटा और रिलीज हो गया। असल में ये होते हैं एग्स जो फॉलिकल्स हैं। ठीक है। वो किसी दफ़ा ऐसे होता है कि वो मैच्योर होते हैं और फटते नहीं, रप्चर नहीं होते। ठीक है। तो वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो कभी पेन हो गई तो अल्ट्रासाउंड करा के देखा तो वो सिस्ट आ गई। अगर वो 4 सेंटीमीटर से छोटी है तो आमतौर पर वो खुद ही से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। अगर वो बड़ी हैं तो फिर वो उसके अंदर क्या है, क्या ब्लड है, क्या सॉलिड एरियाज हैं, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है। तो दूसरा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग हमें ये कहते हैं कि जब उनको फाइब्रॉइड होता है या सिस्ट होती है, इस दौरान में पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होती है कि मुझे विजाइनल डिस्चार्जिंग बहुत हो रही है। तो क्या इनका भी आपस में कोई लिंक होता है? वजाइनल डिस्चार्ज एक बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है। बहुत ज़्यादा फीमेल्स जो हैं वो इस चीज़ के साथ प्रेजेंट करती हैं। समटाइम्स ये इन्फेक्शस होता है, अदर टाइम्स ये हार्मोन डिपेंडेंट होता है, क्योंकि फ़ीमेल के हार्मोन्स जो हैं वो डिफरेंट साइकिल के डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट तरह का डिस्चार्ज जो है वो नॉर्मल होता है। कभी वो थोड़ा सा एग्जैजरेट हो जाता है तो परेशान होकर चीज़ों के साथ एसोसिएट कर लिया जाता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन है तो कई दफ़ा इन्फेक्शन की वजह से भी डिस्चार्ज है, उससे पेन होने लगती है, फिर ऐसे पेशेंट रिपोर्ट हो जाता है। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, फाइब्रॉइड निकलने के बाद अगर कोई फीमेल जो है वो प्लान करना चाहती है, आगे अपनी कंटिन्यू करना चाहती है फैमिली को, तो वो कब तक दोबारा कंसीव कर सकती है या कितना उसको गैप रखना चाहिए? हम आमतौर पे कहते हैं कि 6 मंथ्स तो ज़रूर गैप लें। 6 मंथ्स की हम कॉन्ट्रासेप्शन, फाइब्रॉइड की सर्जरी के बाद 6 मंथ तक वो कोई ऐसी प्लानिंग ना करे, ताकि वो सर्जरी वाला जो स्कार है, वो यूट्रस में जो जगह है जहाँ से फाइब्रॉइड निकला है, वो हील हो जाए अच्छी तरह। उसके बाद प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है और फिर 9 मंथ्स वो कंटिन्यू करती है। जब तक डिलीवरी का टाइम आता है तब तक वो चीज़ें हील हो चुकी होती हैं।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इनफर्टिलिटी होती है तो विजाइनल डिस्चार्जिंग का भी कोई लिंक होता है इसके साथ? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे तो हर वक्त लिकोरिया रहता था तो मुझे इसलिए कंसीव नहीं हो रहा। कई दफ़ा विजाइनल इन्फेक्शंस जो हैं वो यूट्रस के इंटरनल इन्वायरमेंट को भी डैमेज कर देते हैं। ठीक है। और पुराना इन्फेक्शन चलता चलता जो है यूट्रस की अंदर की इन्वायरमेंट को, कई दफ़ा ट्यूब्स की हेल्थ को, और उनकी वो खुली हैं या बंद है, कई दफ़ा वहाँ बार बार इन्फेक्शन होने से ट्यूबें ही बंद हो जाती हैं। तो बहुत पुराना इन्फेक्शन जो है वो वाकई प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम ला सकता है, लेकिन वो किस लेवल पे ला रहा है ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या ट्यूब्स बंद हो गई हैं, क्या यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग में इन्फेक्शन आ गया, क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रही। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो रसोलियाँ होती हैं, फेब्रॉइड होता है, अगर ये अनमैरिड लड़कियों में ये इस तरह की रिपोर्ट हो जाए तो क्या अनमैरिड लड़कियां जो है वो शादी से पहले भी इसको रिमूव करवा सकती हैं और उसके बाद उनकी ज़िंदगी आसान रहेगी? हम अमूमन फाइब्रॉइड का साइज़ देखते हैं। अगर वो बहुत बड़ा है और उसको शादी से पहले ही हैवी ब्लीडिंग हो रही है या इतना बड़ा मैस इफेक्ट है कि उसे यूरिन करने में प्रॉब्लम है, स्टूल करने में प्रॉब्लम है, तो ये पहले भी निकाले जा सकते हैं। सर्जन जब सर्जरी करते हैं उनकी ये भरपूर कोशिश होती है कि यूट्रस की कैविटी को ओपन ना किया जाए। ठीक है। वो अगर बंद रहेगी तो फिर अंदर की एनवायरनमेंट चेंज नहीं होती, और अगर बंद खोलना भी पड़ जाता है तो उसको अच्छी तरह रिपेयर किया जा सकता है। इस तरह नहीं है कि हम सर्जरी कराएं ही ना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने ये कहा था कि ये बार बार बनती हैं, अब सर्जरी के कितनी देर बाद कोई बंदा अल्ट्रासाउंड करवा के दोबारा देखे कि मुझे फेब्रॉइड के दोबारा कोई इशू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जिनकी जब तक फीलिंग ना आए? जिनकी फाइब्रॉइड की सर्जरी हुई होती है वो वैसे ही बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, वो कम से कम 6 महीने या साल के बाद वैसे ही अल्ट्रासाउंड करा के देखते जाते हैं। और कई दफ़ा फिर अगली दफ़ा के लिए तो बहुत छोटे फाइब्रॉइड्स ही पिक हो जाते हैं कि जी अभी तो 2 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है, लेकिन ये डॉक्टर साहबा फिर बनने लग गए। तो पहली दफ़ा तो ज़रा लेट डायग्नोसिस बनता है, अगली दफ़ा काफ़ी जल्दी बन जाता है क्योंकि वे एक्सपीरियंस्ड होते हैं, पूरा हर प्रोसेस में से गुजर चुके होते हैं। तो फिर वो खुद भी फॉलो करते हैं और हम भी कह देते हैं कि साल में 1 दफ़ा अल्ट्रासाउंड करा लें ताकि आपकी भी तसल्ली हो जाए और हमारी भी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो रसोलियाँ फाइब्रॉइड की होती हैं, अगर इनमें कैंसर डेवलप हो जाए तो क्या ये सर्जरी रिमूव करने से वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है या उसकी फिर मेडिकेशन आगे जारी करनी पड़ती है ताकि कैंसर आगे ना बढ़ सके? ये एक बहुत रेयर कैंसर है, लाखों में 1 दफ़ा होता है, इसे सारकोमा बोलते हैं। जो फाइब्रॉइड्स में 1 लाख में सिर्फ 1 फाइब्रॉइड जो है वो शायद कैंसरस कन्वर्जन लाता है। अगर वो क्लियर हो गया है और पूरी तरह निकाल दिया गया है तो हम फिर लेबॉर्ट्री में भेजते हैं और लेबॉर्ट्री वाले उसकी जो है ग्रेडिंग करके भेजते हैं कि वो किस ग्रेड का है, किस स्टेज पे है। जी बिल्कुल, जो बायोप्सी जाती है वो आगे से स्टेजिंग और ग्रेडिंग होती है। अगर वो एडवांस स्टेज का है तो फिर बाद में कीमोथेरेपी भी लगती है, रेडियोथेरेपी भी होती है। लेकिन अगर वो अर्ली स्टेज का, स्टेज 1 और समटाइम स्टेज 2 है तो फिर शायद बस फॉलोअप की ज़रूरत है और कीमोथेरेपी से बच जाता है मरीज़। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद पेशेंट अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में तो चला जाता है, अब उसके बाद अगर ये पेशेंट ये चाहता है कि मैं कोई वजनी काम करूं तो वो कर सकता है? हाँ बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि 6 हफ्ते के बाद वो रूटीन लाइफ में आ जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वजनी चीज़ें भी उठाने लग जाते हैं। ये फाइब्रॉइड की सर्जरी जो है वो भारी काम करने से मना नहीं करती। शुरू में हम कहते हैं स्टिचेस हील हो जाएं, पेन ना हो, बाद में वक्त के साथ वो सब कुछ कर सकते हैं, कुछ मना नहीं है। ठीक है। तो फाइब्रॉइड के मरीजों की एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे वो कंटिन्यू कर बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक तो हमने ये 2-3 कॉमन चीज़ें बता दी पेशेंट को। एक तो अगर उनका आयरन कम हो रहा है, उनको लोअर एब्डोमिनल पेट में कोई पेन फील हो रहा है, अपर लोअर बेली के अंदर कोई गड़बड़ हो रही है या उसमें कोई हार्डपन फील हो रहा है, तो ये ऐसी कंडीशंस हैं कि जो उनको कॉज्ड करती हैं या कॉल्ड करती हैं कि आपको फेब्रॉइड का कोई इशू हो सकता है। इसी तरह हमने विजाइनल डिस्चार्जिंग के ऊपर भी बात कर ली। अब इनफर्टिलिटी के अंदर मरीज जब TVS अल्ट्रासाउंड करवाता है तो TVS अल्ट्रासाउंड बेसिकली लाइफ में वो बार बार करवा सकता है या एक ही दफ़ा करवाना चाहिए या इसके भी कोई साइड इफेक्ट्स? TVS का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। TVS सिर्फ ये है कि अगर हम अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो पेट के ऊपर से प्रोब रखा जाता है और TVS में हम वो प्रोब जो है वो वजाइना के अंदर लेके जाते हैं और थोड़ी करीब से देखना चाहते हैं कि डिटेल में हमें चीज़ें पता चलें। अगर कोई बहुत छोटे साइज़ की भी चीज़ है तो वो डिटेल में देखी जाए। इसका कोई बार बार होने से कोई बुरा इफेक्ट नहीं होता। इसमें पूरी स्टरलाइजेशन का ख्याल रखा जाता है और इसमें इन्फेक्शन भी ट्रांसफ़र नहीं होता और ये इतना पेनफुल भी नहीं है। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ज़रूर है, लेकिन पहली दफ़ा ज़्यादा डर लगता है, उसके बाद पेशेंट को पता होता है कि कुछ नहीं होगा, वो भी रिलैक्स होती हैं और आराम से अल्ट्रासाउंड हो जाता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, चूँकि बीइंग कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है और आपने ये देखा होगा कि जब नाम कैंसर का आता है तो जो पेशेंट के घर वाले होते हैं उनकी सास बहुओं के भी आपस में कई मसाइल होते हैं।
तो ऐसी माएँ जिनको फाइब्रॉइड था और उसके बाद फाइब्रॉइड निकल गया, अब वो अपने बच्चों को मदर फीड करवाती हैं, तो उनकी सस्सें कहती हैं चूँकि आपको कैंसर की अलामतें थी तो आप अब दूध ना पिलाएं, इसको ओपन दूध पे लगा दें। तो क्या ये रियलिटी ठीक है? सबसे पहले तो फाइब्रॉइड कैंसर नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगर बच्चे दूध पीते हैं तो दूध पीना किसी भी तरह की कोई रसोली जब तक डायग्नोज ना हो कैंसर नहीं है। और फाइब्रॉइड तो हरगिज कैंसर नहीं है, ठीक है। तो वो माँ दूध पिलाए, कोई मसला नहीं है इसमें। अब वो वैसे ही अगर सास कह रही है तो उससे कैंसर थोड़ी बन जाएगा, वो कैंसर नहीं है। और ये पेशेंट को अपने जहन में बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए कि वो बिनाइन है और उसमें कोई कैंसर का कोई शुबा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है कि माँ का पहला दूध ना पिलाएं, उसमें प्रॉब्लम है, और फिर इस तरह करके वो बच्चे को फौरी तौर पे कन्वर्ट कर दिया जाता है फार्मूला मिल्क के ऊपर। तो मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि माँओं की कन्फ्यूजन होती है कि कुछ माएँ, अभी आप बीइंग कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट ये समझती हैं कि माँ का दूध जो है वो सबसे सुपर पावर दूध है, कोई फार्मूला मिल्क उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसमें कोई शक नहीं। तो माँ का दूध पिलाने से हार्मोनल चेंजिंग में भी काफ़ी कमी आ सकती है। माँ का दूध पिलाने से माँ के लिए भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। माँ के हार्मोन्स बहुत रेगुलर हो जाते हैं। माँ जो है वो माँ की और बेबी की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। माँ को जो डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग है वो रिलेटिवली कम हो जाती है अगर वो माँ का दूध पिला रही है बच्चे को। इसके अलावा उसकी रिकवरी क्विक हो जाती है। और माँ का दूध पिलाने से वक्फा या कॉन्ट्रासेप्शन भी बड़ी अच्छी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन, जब तक माँ एक्सक्लूसिवली दूध पिलाती रहती है, बड़ी अच्छी कॉन्ट्रासेप्शन रहती है। और उतनी देर में जो है वो बेबी जो है वो अपने वो जो इनिशियल पीरियड है जब उसे इन्फेक्शंस का बहुत चांस है उसमें से भी निकल आता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, फार्मूला मिल्क जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हम देखते हैं कि डिलीवरी हो गई तो फौरी तौर पे उनको फार्मूला मिल्क पे लगा दिया जाता है। क्या उसके बाद फार्मूला मिल्क बंद करके मदर फीड पे जाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल जाया जा सकता है। अगर पेशेंट नॉर्मल डिलीवर हुई है तो फर्स्ट फीड ही मदर फीड होनी चाहिए। ठीक है। अगर किसी वजह से पेशेंट बेहोश थी, उसका ऑपरेशन हुआ, तकलीफ थी और वो चीज़ मिस हो गई है, तो जब पेशेंट थोड़ी बेहतर होती है 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 1 दिन के बाद फ़ौरन शिफ्ट करें मदर फीड के ऊपर और फार्मूला ना दें, क्योंकि बेबी उस वक्त अभी ट्रांजिशन में है, अभी इतना आदी नहीं हुआ कि उसको फीडर पीने की आदत ही लग जाए। जितनी जल्दी हम मदर फीड पे शिफ्ट करेंगे उतना अच्छा है और उतना आसान होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने बड़ी खूबसूरत और मुदल्लल गुफ्तगू की और मुझे इस कदर मज़ा आ रहा था कि मैंने कहा डॉक्टर साहब के साथ कन्वर्सेशन इतनी अच्छी हो रही है और सवाल पे सवाल आ रहे हैं, तो आपने बड़े अच्छे अंदाज में बेस्ड ऑन साइंस हमारी ऑडियंस के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की। डॉक्टर ज़हरा सफदर का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? मेरा जी पब्लिक के नाम ये पैगाम है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई गायनोकोलॉजिकल इशू है, तो उसको डिले नहीं करें। जब भी हम लोग किसी चीज़ के बारे में कॉन्शियस हों, अगर जहन में सवाल आए या कुछ भी एब नॉर्मल लगे, तो एक दफ़ा गायनोकोलॉजिस्ट को दिखा लेना हमेशा सेफ़ है और हमेशा इजी होता है। चीज़ों को शुरू में आसान इलाज के साथ हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, इलाज सिंपल होता है। जब चीज़ें बढ़ जाती हैं, वक्त के साथ कॉम्प्लिकेट कर जाती हैं, तो आसान इलाज भी मुश्किल होने लग जाते हैं। और एक और मेरा पैगाम बड़ा ज़रूरी वो ये है कि जी जब भी कोई प्रेग्नेंट हो, प्लीज़ अपने आप को किसी एक डॉक्टर के साथ बुक कर लें और 9 मंथ्स मंथली चेकअप्स कम से कम उस डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। अगर हम 9 मंथ्स किसी को भी चेक नहीं कराएंगे और एंड पे जाके डॉक्टर के पास, किसी के पास या किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, तो 9 महीने में डेवलप होने वाली सारी चीज़ें जो है वो मिस हो चुकी होंगी और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए आप प्लीज़ अगर प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी अपनी किसी एक डॉक्टर के साथ अटैच हो जाएँ और वही आपकी डॉक्टर रहे सारी प्रेगनेंसी। डॉक्टर्स बार बार चेंज भी ना करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा। नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहबा ने बड़े खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू की। डॉक्टर साहबा को अगर आप किसी भी तरह से अप्रोच करना चाहते हैं, आप इस प्रोग्राम के कमेंट में भी आ सकते हैं, वहाँ से डॉक्टर साहबा का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आदिल हॉस्पिटल, इसी तरह एविसिना हॉस्पिटल या डॉक्टर साहबा का जो है वो ज़हरा सफदर के नाम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या आप किसी भी जगह पे गूगल जाके करें तो डॉक्टर साहबा से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारे इस प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने के जो फार्मूले हमने देने की कोशिश की, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए आसानी पैदा हुई होगी। मुझे, मेरी गेस्ट और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, नए सवालों जवाब के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।